हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल होम्योपैथी केयर। मैं डॉक्टर ज्योति आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ थ्रोम्बोसिस। डेफिनेशन देखा जाए तो थ्रोम्बोसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास। थ्रोम्बोसिस में हम देखते हैं कि फॉर्मेशन होता है एक सॉलिड मास का इन सर्कुलेटरी फ्लोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स में। यही मास का जो टुकड़ा होता है उसी को थ्रोम्बस बोलते हैं। तो हम डेफिनेशन जो परफेक्टली डेफिनेशन होती है कि थ्रोम्बोसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड मास इन सर्कुलेशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ फ्लोइंग ब्लड। द मास itself is called a thrombus. While thrombosis is characterized by events involving activation of platelets first and second is the process of clotting involve only conversion of soluble fibrinogen to insoluble polymerized fibrin. दैन क्लॉटिंग जो होता है उसमें ब्लड का कोगुलेशन शुरू हो जाता है, जैसे कि जम जाना, उसे ही क्लॉटिंग बोलते हैं। और हीमेटोमा वर्ड अलग है, जहाँ पे एक्स्ट्रा वेस्कुलर में ऑक्यूमुलेशन होता है ब्लड का, या किसी टिश्यूज़ में ऑक्यूमुलेशन होता है ब्लड का किसी प्रेशर इफेक्ट की वजह से या कोई ट्रॉमा की वजह से। तो वहाँ पे जो एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं तो वहाँ पे ब्लड का ऑक्यूमुलेशन होता है, इसको बोलते हैं हीमेटोमा। जो थ्रोम्बस डेवलप होता है वो इंटरप्ट करता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में मे भी लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशंस कॉज करता है फॉलोइंग हार्मफुल इफेक्ट, जैसे कि फर्स्ट इज़ द इस्चेमिक इंजरी एंड सेकंड इज़ द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। इस्चेमिक इंजरी में हम देखे हैं जो थ्रोम्बाई होगा वो डिक्रीज या स्टॉप करता है ब्लड सप्लाई किसी पार्ट्स का या किसी ऑर्गन का या फिर किसी टिश्यूज़ का, जिसके वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, इस्चीमिया हो जाता है। और आगे ही इस्चीमिया अगर बढ़ता गया तो सब्सिक्वेंटली हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी वजह से इन्फार्क्ट डेवलप हो जाता है किसी टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो इन्फार्क्ट में बनाई कि जो इन्फार्क्ट का जो मेन कॉज होता है वो इस्चीमिया होता है ड्यू टू इंटरप्शन से या फिर ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सप्लाई। अब सेकेंड हार्मफुल इफेक्ट देखते हैं कि थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। जो थ्रोम्बस होता है किसी पार्ट्स में क्या डिसलस या फिर जैसे ब्लड स्ट्रीम में कैरीड आउट होते जाता है और आगे जाके किसी वेसल्स या किसी पार्ट्स में जो स्मॉल ब्लड वेसल्स है वहाँ पे जाके ऑब्स्ट्रक्शंस का कॉज करता है। अब पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द थ्रोम्बोसिस की हम पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं कि सिंस द प्रोटेक्टिव होमोस्टैटिक जो प्लग होता है फॉर्म्ड होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे नॉर्मल होम्योस्टेसिस होता है। ये एग्जाम्पल है थ्रोम्बोसिस का। इंजरी टू द ब्लड वेसल इनिशिएटेड हीमोस्टैटिक रिपेयर मैकेनिज्म या थ्रोम्बोजेनेसिस। विर्चॉफ्स डिस्क्राइब थ्री प्राइमरी इवेंट्स। विर्चॉफ्स ने डिस्क्राइब किया था थ्री प्राइमरी इवेंट्स जिसमें फर्स्टली होता है विच प्रीडिस्पोज टू थ्रोम्बस फॉर्मेशन। फर्स्ट उसमें ट्रायड होता है, एक तो फर्स्ट क्या होगा, एंडोथेलियम इंजुरी होगा, then second is the altered blood flow and third is the hypercoagulability of blood। एंड देन देखा जाए कि इसमें जो फर्स्ट प्रोसेस में जो एक्टिवेशन होगा प्राइमरी इवेंट्स में एक्टिवेशन होगा प्लेटलेट्स का एंड ऑफ क्लोटिंग सिस्टम्स का। अब हम एंडोथेलियम इंजुरी देखते हैं फर्स्ट में। तो द इंटीग्रिटी ऑफ ब्लड फ्लो वॉल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग नॉर्मल ब्लड फ्लो। अब हम एंडोथेलियम के फंक्शंस देखते हैं कि ये एंडोथेलियम क्या क्या फंक्शन करता है। ये प्रोटेक्ट करता है फ्लोइंग ऑफ ब्लड को फ्रॉम थ्रोम्बोजेनिक इन्फ्लुएंसेस ऑफ एंडोथेलियम से। ये इलेबरेट करता है फ्यू एंटी थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स लाइक हिपेरिन लाइक सब्सटेंस हो गया, सेकेंड इज़ द थ्रोम्बोमोड्यूलिन हो गया, थर्ड इज़ द इनिबिट करता है प्लेटलेट्स एग्रीगेशन को, जैसे कि एडिपेज हो गया, PGI2 हो गया, एंड टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर होता है। और थर्ड जो इसका फंक्शन है, इट रिलीज़ करते हैं फ्री थ्रोम्बोटिक फैक्टर्स विच हैव, जैसे कि प्रोकोगुलेंट प्रॉपर्टीज़ होती है, जैसे थ्रोम्बोटिक फेवरिंग फैक्टर्स हो गए, जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया, ये टिश्यू फैक्टर्स हो सकते हैं, वॉन ब्लिडब्रेड फैक्टर हो गया जो एडरेंस करता है प्लेटलेट्स को टू द एंड्स ऑफ एंडोथेलियम में, प्लेटलेट्स एक्टिवेटिंग फैक्टर विच इज़ एक्टिवेटर एंड एग्रीगेटर ऑफ प्लेटलेट्स, और इनिबिट करता है प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर्स को दैट सप्रेस फाइब्रोनोलाइसिन।
वैस्कुलर इंजरी एक्सपोज सब एंडोथेलियल एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स लाइक कोलेजन, इलास्टिन, फाइब्रोनेक्टिन, लैमिनिन एंड ग्लाइकोसेमाइनोग्लाइकेंस हो गया, जो थ्रोम्बोजेनिक होते हैं एंड देन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल ऑफ इनिशिएटिंग होम्योस्टेसिस में। अब इंजरी अगर वेसल वॉल्स में होती है तो उसमें कॉज क्या होता है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्शंस होते हैं स्मॉल ब्लड वेसल्स को, जो रिड्यूस करती है ब्लड लॉस को। अब एंडोथेलियम जो इंजरी होती है उसमें ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ द आर्टेरियल थ्रोम्बाई या फिर थ्रोम्बाई ऑफ द हार्ट, स्पेशली ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स में देखते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें फॉर्मेशन जब थ्रोम्बाई का होता है, फर्स्ट रीजन इज द एंडोकार्डियल इंजरी इन मायोकार्डियल इन्फेक्शंस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस या कार्डियक सर्जरी या प्रोस्थेटिक वॉल्व। अल्सरेटेड प्लाक हो गया इन एडवांस एथेरोस्क्लेरोसिस, हीमोडायनेमिक स्ट्रेस हो सकता है इन हाइपरटेंशंस में, या आर्टेरियल डिजीज़ की वजह से, या फिर डायबिटीज़ मेलाइटस, या एंडोजीनस केमिकल एजेंट जैसे कि हाइपरकोलेस्ट्रेमिया हो गया, एंडोटॉक्सिक हो गया, और या फिर एक्सोजीनस केमिकल एजेंट लाइक सिगरेट स्मोकर्स जो होते हैं, क्रोनिक सिगरेट स्मोकर्स होते हैं, ये सारे कॉज हो सकते हैं वेस्कुलर एंडोथेलियल इंजुरी के। एंड देन सेकेंड इज़ द रोल ऑफ प्लेटलेट्स। फर्स्ट इज़ द देखते हैं कि प्लेटलेट्स एडेशंस होते हैं, प्लेटलेट्स रिलीज़ करता है वहाँ पे रिएक्शंस। एंड थर्ड इज़ द प्लेटलेट्स एग्रीगेशन स्टार्ट हो जाता है वहाँ पे। प्लेटलेट्स जो रोल करता है वो नॉर्मल होम्योस्टेसिस में उसका रोल होता है। फर्स्ट जब यहाँ हमें इवेंट्स देखते हैं कि जब एंडोथेलियल इंजरी होती है तो प्लेटलेट्स का एडेशन शुरू हो जाता है, जैसे कि ग्लाइकोप्रोटीन आईबी रिसेप्टर्स जो होता है वो ऑन द प्लेटलेट्स में वो रिकॉग्नाइज करता है वो जहाँ पे एंडोथेलियल इंजरी होती है इन सर्कुलेटिंग में, और उसके बाद वहाँ से जाके वो एधेयर हो जाता है एक्सपोज सब एंडोथेलियल जहाँ पे प्राइमरी एग्रीगेशन होता है। एंड देन प्लेटलेट्स रिलीज़ करता है वहाँ पे रिएक्शंस, जैसे कि जो प्लेटलेट्स होता है वो रिलीज़ करेगा प्लेटलेट्स ग्रेन्यूल्स को, जिसमें फर्स्ट जो होगा डेंस बॉडी जो लिबरेट करेगा जैसे कि एडीपी को, जिसको एडिनोसिन डाइफॉस्फेट बोलते हैं, आयोनिक कैल्शियम हो गया, ये सेरोटोनिन हो गया, हिस्टामिन्स एंड एपिनेफ्रिन्स हो गया। ये कंटेंट जब रिलीज़ होंगे डेंस बॉडी और मोर इम्पॉर्टेंट होते हैं जैसे कि एडीपी और कैल्शियम। एडीपी जो होगा वो एक्टिवेटर होगा आप प्लेटलेट्स का, एंड कैल्शियम जो रिक्वायर होगा वहाँ पे कोगुलेशन कैस्केड थ्योरी में वो कोगुलेशन के टाइम पे कैल्शियम हेल्प करता है, ठीक है। सेकेंडली जब देखा जाए कि अल्फ़ा ग्रेन्यूल्स रिलीज़ करता है जिसमें कि जो प्रोड्यूस करता है फिब्रिनोजेन को या फिब्रोनेक्टिन, प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर्स एंड प्लेटलेट्स फैक्टर 4 जिसको एंटी हिपेरिन बोलते हैं, एंड थ्रोम्बोस्पोंडिन सेकेंड। एंड प्लेटलेट्स एग्रीगेशन देखते हैं, रिलीज ऑफ एडीपी एंड सम अदर एग्रीगेटिंग एजेंट्स, वहाँ पे सेकेंडरी एग्रीगेशन बनेंगे और फॉर्मेशन करेंगे टेम्परेरी होम्योस्टैटिक प्लाक का। ये फॉर्म्ड होगा बाय एक्शन ऑफ फिब्रिन एंड थ्रोम्बिन एंड थ्रोम्बेक्सिन A2 की वजह से। अब रोल ऑफ कोगुलेटिंग सिस्टम, इसमें ये 2 टाइप्स में रोल करेगा, एक इंट्रिंसिक पाथवे और एक एक्सट्रिंसिक पाथवे। कोगुलेशन सिस्टम का यहाँ बहुत बड़ा हेल्प होता है। कोगुलेशन मैकेनिज्म जब होती है तो कन्वर्जन करता है प्लाज्मा फिब्रिनोजन को इनटू सॉलिड मास ऑफ फिब्रिन में। द कोगुलेशन जो सिस्टम होता है इज इन्वॉल्व द बोथ होम्योस्टैटिक प्रोसेस ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन, जैसे कि इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे होता है। जब हम इंट्रिंसिक पाथवे में देखते हैं कि कॉन्टैक्ट विद एबनॉर्मल, जहाँ पे एंडोथेलियल इंजुरी होती है, लीड टू एक्टिवेटर ऑफ फैक्टर्स जैसे कि 12th and the sequential interaction of factors 11, 9 and 8 साथ में जो along with calcium ions and platelets active factors 3 के साथ में ये एक्टिवेट करेगी फैक्टर 10th को इन कॉमन पाथवे में। इन द इंट्रिंसिक पाथवे में जहाँ पे टिश्यू डैमेज होगा वहाँ से जिसकी वजह से वहाँ पे रिलीज़ होगा टिश्यू फैक्टर जिसको थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलते हैं। ये टिश्यू फैक्टर इंटरैक्शंस होगा विथ फैक्टर 7 से और एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10th को।
इन कॉमन पाथवे में हम देखते हैं कि विगिन जैसे स्टार्ट होता बोथ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक पाथवे कन्वर्ज होगा और एक्टिवेट करेगा फैक्टर 10 को, जो आगे एक फॉर्म करेगा कॉम्प्लेक्स में, जिसके साथ विथ फैक्टर 5A के साथ एंड प्लेटलेट्स फैक्टर 3 के साथ, और साथ में उसके कैल्शियम आयन प्रेजेंस में। दिस कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर सेकेंड्स एंड थ्रोम्बिन, जिसमें फैक्टर सेकेंड ए आएगा, विच जो ये टर्न होगा कन्वर्ट करेगा फिब्रिनोजेन को टू फिब्रिन में। इनिशियल मोनोमेरिक फिब्रिन इज पॉलीमराइज्ड टू फॉर्म करेगा सॉल्युबल इनसॉल्युबल फिब्रिन में बाय एक्टिवेशन ऑफ द फैक्टर 13। ये फॉर्म करेगा फिब्रिन डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। अब रेगुलेशन ऑफ द कोगुलेशन सिस्टम, नॉर्मली देखा जाए कि ब्लड जब फ्लूइड स्टेट में होगा तो कोगुलेशन सिस्टम ये कंट्रोल करता है मैकेनिज्म, ठीक है। फर्स्ट जो इसके अंदर देखेंगे प्रोटीज इनिबिटर्स के थ्रू, सेकेंड इज द फिब्रिनोलाइटिक सिस्टम एंड थर्ड इज द टिश्यू टाइप पी डिराइव्ड फ्रॉम एंडोथेलियम सेल्स एंड ल्यूकोसाइट्स, और फोर्थ इसमें जो आता है जिसमें यूरोकाइनेज लाइक पीए प्रेजेंट इन प्लाज्मा में रहता है। अल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड फ्लो, नॉर्मली देखा जाता है कि जब हम नॉर्मल एक ब्लड वेसल्स में जब नॉर्मल ब्लड का फ्लो होता है तो वहाँ पे सेंट्रल में देखा जा रहा है कि वहाँ पे जो ब्लड की सेल्स होती हैं जैसे ल्यूकोसाइट्स हो गई, रेड सेल्स होंगी, वो सेंटर में हमें दिखेंगी। उसके बाद जो प्लेटलेट्स होंगे वो स्लो मूविंग होंगे, ठीक है, स्ट्रीम में, सेंट्रल स्ट्रीम में, पेरिफेरल स्ट्रीम में देखेंगे, और साथ में प्लाज्मा होगा जो फ्री सेल्स होगा क्लोज टू एंडोथेलियम लेयर के क्लोज में होगा। जब टर्बुलेंस या स्टेसिस की कंडीशन में, इन थ्रोम्बोसिस की कंडीशन में देखें, जो नॉर्मल एक्सियल फ्लो होगा ब्लड का वो डिस्टर्ब हो जाएगा। जो ब्लड जहाँ पे वेन ब्लड स्लो डाउन होगा एंड देन ब्लड सेल्स इंक्लूडिंग प्लेटलेट्स मार्जिन्स पे हो जाएंगे पेरीफेरी, और उसके बाद पूरे उसमें हम जब मार्जिनेशन देखते हैं पेगमेंटिंग देखेंगे ड्यू टू इंजुरी ऑफ द एंडोथेलियम रिजल्टिंग द डिपोजिशन ऑफ द प्लेटलेट्स एंड फिब्रिन। फॉर्मेशन ऑफ द आर्टेरियल एंड कार्डियक थ्रोम्बाई की वजह से ये पूरा ब्लड फ्लो जो होता है डिस्टर्ब हो जाता है। हाइपरकोगुलेबल स्टेट, जिसको थ्रोम्बोफिलिया बोलते हैं, ड्यू टू एक्वायर्ड एंड हेरिडिटरी कॉजेज़ की वजह से हो सकता है। हेरिडिटरी या प्राइमरी फैक्टर्स जैसे कि डेफिशिएंसी होती है एंटी थ्रोम्बिन सेकेंड की, जो इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है हैविंग लेस देन 50% एंटी थ्रोम्बिन थर्ड की वजह से। द कंडीशन इज एसोसिएटेड विथ रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ वेनस थ्रोम्बोसिस। सेकेंड इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस, बोथ दीज आर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर having either reduced amount of protein C and S, both their functional defect. Clinically देखा जाए तो both the conditions are associated with lifelong risk of thrombosis of deep leg veins and mutation in factor 5 Leiden. This is also autosomal dominant disorder in which the mutation lies in replacement of arginine by glycine at position 506. It is the most common cause of thrombophilia. Defect of the fibrinolysis. Few rare inherited disorders such as fibrinogenemia and plasminogen disorders. एक्वायर्ड या सेकेंडरी फैक्टर्स में देखते हैं कि थ्रोम्बोफिलिया एक तो रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकता है, एडवांस एज की वजह से, प्रोलॉन्ग बेड रेस्ट हो गया, प्रोलॉन्ग इमोबिलाइजेशन की वजह से, या फिर सिगरेट स्मोकिंग या ओबेसिटी की वजह से होता है। प्रीडिस्पोजिंग क्लिनिकल कंडीशन में देखेंगे हार्ट डिजीज़ हो सकता है जैसे कि मायोकार्डियल इन्फेक्शन, कोरोनरी हार्ट फेलियर की वजह से, रूमेटिक मिट्रल स्टेनोसिस या कार्डियोमायोपैथी देख सकते हैं। अगर ये सारे रीज़न होते हैं इनकी वजह से भी थ्रोम्बोफिलिया होने के चांसेस हो सकते हैं। वेस्कुलर डिजीज़ जैसे कि तो एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, एन्यूरिज्म हो गया, वेरिकोसाइटिस हो गया, हाइपरकोगुलेशन कंडीशन जैसे कि पॉलीसाइथेमिया, मायोप्लोरिफरेटिव डिसऑर्डर, डिहाइड्रेशन, नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया, या कैंसर हो गया, डिसेमिनेटेड कैंसर, शॉक की कंडीशन होगी, टिश्यू डैमेज ड्यू टू ट्रॉमा, फ्रैक्चर्स, वॉन्स, मेजर सर्जरी ऑफ बोन्स या एब्डोमेन की सर्जरी या ब्रेन की सर्जरी हो सकती है। एंड लेट प्रेगनेंसी या पेरिपेरियम टाइम में भी एक्वायर्ड फैक्टर्स में ये कॉजेज़ हो सकते हैं। सर्टेन ड्रग्स लाइक एनेस्थेटिक एजेंट हो गया, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी हो गया,
या एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी सिंड्रोम हो सकता है, जिसमें कि ल्यूपस एंटीकोगुलेंट एंटीबॉडी एंड एंटी कार्डियोलिपिड एंटीबॉडीज़ हो सकती है। ये सेकेंडरी कॉजेज़ में देख सकते हैं। अब ओरिजिन ऑफ द थ्रोम्बाई कहाँ से ओरिजिन हो सकता है? कार्डियक हो सकता है, आर्टेरियल या वेनस हो सकता है, कैपिलरी थ्रोम्बाई हो सकते हैं। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स देखते हैं तो ग्रॉसली में जो थ्रोम्बाई हो सकते हैं वेरियस शेप साइज़ के कंपोजिशंस के हो सकते हैं साइट ऑफ ओरिजिन में। आर्टेरियल थ्रोम्बाई हो सकते हैं। जो आर्टेरियल थ्रोम्बाई होंगे वो वाइट या म्यूरल वाइल होंगे और वेनस जो होंगे रेड ऑक्लूसिव होंगे। मिक्स्ड टाइप के भी ये हो सकते हैं। देन माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो कंपोजिशन ऑफ द थ्रोम्बस इज़ डिटरमाइंड बाय द रेयर ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ ब्लड में एंड फॉर्म्ड होते हैं रैपिड आर्टेरियल एंड कार्डियक सर्कुलेशंस में देख सकते हैं। स्लो मूविंग होंगे इन फ्लो ऑफ ब्लड में। फैट ऑफ थ्रोम्बोसिस देखेंगे तो रिजोल्यूशन, फर्स्ट इज द रिजोल्यूशन हो सकता है या ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है, प्रोपगेशन एंड थ्रोम्बो एम्बोलिज्म हो सकता है। रिजोल्यूशन में देखेंगे थ्रोम्बस एक्टिवेट द फिब्रोनोलाइटिक सिस्टम, जैसे कि सब्सिक्वेंटली रिलीज होगा प्लाज्मिन एंड डिसॉल्व करेगा थ्रोम्बस को कम्प्लीटली, रिजल्टिंग इन जिसके वजह से वहाँ पे रिजोल्यूशन होगा। जैसे लाइसिस ऑफ कंप्लीट स्मॉल वेनस थ्रोम्बाई, जो कुछ मेडिसिन जैसे कि स्ट्रेप्टोकाइनेज हो गया, यूरोकाइनेज हो गया, जो लाइज करेगा ये थ्रोम्बस को, तो जिसके वजह से वहाँ पे रिजोल्यूशन होगा। ऑर्गेनाइजेशन में देखते हैं कि द थ्रोम्बस होगा इज़ नॉट रिमूव्ड, इट स्टार्टिंग गेटिंग ऑर्गेनाइज्ड, जैसे कि फेगोसाइटिक सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेस अपीयर एंड बिगिन द फेगोसाइटिक फिब्रिन सेल्स एंड डेब्रिस वहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम लिबरेट बाय ल्यूकोसाइट्स एंड एंडोथेलियम सेल्स स्टार्ट डाइजेस्टिंग कोगुलम and the propagation, the thrombus may enlarge in size due to more and more deposition from the constituent of flowing blood. In this way it may be ultimately cause obstruction of the some important vessels। ये thromboembolism फोर्थ उसमें ओरिजिन में देखेंगे, फैट देखेंगे तो thromboembolism, थ्रोम्बाई जो होगा अर्ली स्टेजेस में देखेंगे। इन्फेक्टेड थ्रोम्बाई में भी क्वाइट फ्रीएबल होगा एंड गेट डिटैच्ड होगा फ्रॉम द वेसल वॉल से एंड रिलीज करेगा इन पार्ट या कम्प्लीटली इन द ब्लड स्ट्रीम में एज एम्बोलाई विच प्रोड्यूस इल इफेक्ट एट द साइट ऑफ द लॉजमेंट, जहाँ पे उसका इल इफेक्ट हो सकते हैं, तो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज कर सकते हैं, इंटरप्शन कर सकता है, इस्चीमिया नेक्रोसिस कॉजेस कर सकता है। क्लिनिकल इफेक्ट देखेंगे तो कार्डियक थ्रोम्बाई हो सकता है, जो थ्रोम्बाई होगा इन द हार्ट में कॉज सडन डेथ हो सकती है बाय मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड फ्लो की वजह से या फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म ऑफ द वाइटल ऑर्गन्स की वजह से। या सेकेंड इज द देखेंगे कि आर्टेरियल थ्रोम्बाई हो सकता है, ये कॉज इस्चीमिया नेक्रोसिस कर सकता है किसी पार्ट्स में, लीड टू आगे गैंग्रीन हो सकता है, सडन डेथ हो सकता है, मे बी थ्रोम्बोसिस ऑफ द कोरोनरी आर्टरी की वजह से। एंड देन वेनस थ्रोम्बाई जो होगा फॉलोइंग इफेक्ट होगा, जैसे थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो गई, इडिमा ऑफ द एरिया ड्रेन, पुअर वुंड हीलिंग हो सकता है, स्किन अल्सर या पेनफुल थ्रोम्बोज्ड वेन हो सकती है, पेनफुल वाइट लेग्स जिसको बोलते हैं फ्लेगमेशिया, एल्वा डोलिन ड्यू टू इलियोफीमोरल वेनस थ्रोम्बोसिस की वजह से। कैपिलरी थ्रोम्बाई हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।